हेलो फ्रेंड्स, ए वार्म वेलकम टू माय चैनल, माय यूट्यूब चैनल टैक्स नॉलेज विद सीए राजेश खुराना। हर संडे की तरह इस संडे भी मैं कोई ना कोई नया टॉपिक इनकम टैक्स या जीएसटी के ऊपर आपके लिए लेकर आता हूं। तो इस बार जो मैं टॉपिक लेकर आया हूं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। और इस टॉपिक का नाम है, टॉपिक का एक्चुअली कोई नाम नहीं है, ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए कि इनकम टैक्स के नोटिस किस किस वजह से आते हैं और क्यों आते हैं, उसके क्या क्या रीजन हैं। तो इनकम टैक्स के नोटिस आने के रीजंस कुछ मैं आपको बताऊंगा ताकि आप उस नोटिस को अवॉइड कर सकें कि आपको इनकम टैक्स का नोटिस ना आए। तो ये वीडियो जनरल वीडियो है इनकम टैक्स के ऊपर, जिससे कि आपकी नॉलेज बढ़ सके और जिससे कि आपको इनकम टैक्स नोटिस के रीजन पता लग सके क्यों आता है, ताकि उसको आपको अगर रीजन पता होंगे तो उनको आप पहले से ही करेक्शन कर लेंगे उन चीजों का, ताकि इनकम टैक्स का नोटिस आपको ना आए। तो कुछ रीजन इनकम टैक्स नोटिस के 10, 12, 15 जो भी रीजन मैं आपको बताता हूं आप अपने नोटिस में डाल लीजिए। नहीं तो अगर भूल जाएं तो मेरी वीडियो बार बार देख के याद कर लेना। थैंक यू। यस, तो हम स्टार्ट करते हैं रीजंस फॉर इनकम टैक्स नोटिस। तो फर्स्ट रीजन है हमारा कि अगर आप आईटीआर फाइल ही नहीं करते या इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग में डिले करते हैं। तो इनकम टैक्स रिटर्न में अगर आप डिले करते हैं या इनकम टैक्स रेगुलर आप हर साल फाइल करते हैं और किसी साल इनकम टैक्स रिटर्न आप नहीं फाइल करते हैं या आपसे छूट जाती है, या इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट निकल जाती है और मान लीजिए 31 जुलाई इनकम टैक्स लास्ट डेट है फाइल करने की इंडिविजुअल्स के केस में, और आप 31 दिसंबर तक उस रिटर्न को फाइल नहीं करते, उसके बाद इनकम टैक्स आपको नोटिस भेज सकता है, क्योंकि दिसंबर तक आपके पास टाइम होता है बिलेटेड रिटर्न भेजने का। तो उसके बाद आपको इनकम टैक्स नोटिस भेज सकता है कि आपने रिटर्न फाइल नहीं करी, तो वो डिले का केस हो गया। और अगर आईटीआर फाइल ही नहीं करते तो नोटिस आ सकता है। दूसरा रीजन है कि अगर आपने कोई मिस रिपोर्टिंग की है, कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है शेयर इक्विटी पर, शेयर्स पर, जो आप सोचते हैं कि 1 लाख तक तो कैपिटल गेन एग्जम्प्ट है, लेकिन ऐसा है नहीं। आपको लॉन्ग टर्म इक्विटी कैपिटल गेन इक्विटीज पर आपको चाहे जितना भी है आपको दिखाना चाहिए, तो आपको वो उसका नोटिस आ सकता है। कोई एग्जम्प्ट इनकम है, जैसे कि पीपीएफ इंटरेस्ट है सेविंग अकाउंट का जो 10,000 तक एग्जम्प्ट होता है, एफडीआर का कुछ इंटरेस्ट होता है सीनियर सिटीजन में जो एग्जम्प्ट होता है, और ये आप सोचते हैं कि हमारी तो इनकम एग्जम्प्ट है तो हम ना दिखाएं, तो ये भी एक रीजन हो सकता है कि आपको एग्जम्प्ट इनकम दिखानी जरूर चाहिए। चाहे वो मान लीजिए डिविडेंड इनकम है, कुछ सर्टेन कुछ, जब तो खैर टैक्सेबल हो गया, बट कुछ एग्जम्प्ट इनकम है जो आप नहीं दिखाते, तो उस पर भी आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। कई बार क्या होता है कि हम टीडीएस क्लेम करते हैं जो हमारे 26 एएस से मैच नहीं करता। 26 एएस रिटर्न भरने से पहले आप 26 एएस, एआईएस, पीआईएस वगैरह अपना पोर्टल से डाउनलोड करके सारा चीजें मैच कर लीजिए, ताकि आपको जो वहां पर इंफॉर्मेशन आ रही है या 26 एएस में जितना टीडीएस आपका डिडक्ट हुआ है उतना ही आप टीडीएस आप क्लेम कर सकते हैं। अगर आपने टीडीएस उससे ज्यादा क्लेम कर दिया तो इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। कोई इंफॉर्मेशन जो आपके एआईएस या टीआईएस में शो हो रही है और आपने अपने रिटर्न में उसको नहीं दिखाया, तो वो भी एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है इनकम टैक्स नोटिस आने का। एंड एक और रीजन है, कोई आपने इन्वेस्टमेंट की है अपने स्पाउस के नाम पे, वाइफ या हस्बैंड वाइस वर्सा जैसा भी है उनके नाम पे कोई इन्वेस्टमेंट की है, तो वो आपको पता है कि उसके ऊपर जो इनकम होती है, मेरी वीडियो आपने क्लबिंग वाली जरूर देखी होगी, उसके ऊपर जो इनकम होती है, इंटरेस्ट इनकम या अदरवाइज प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है तो रेंटल इनकम, वो मैंने क्लबिंग वाली वीडियो में आपको सब समझाया हुआ है। आप अगर रेफर करना चाहें तो क्लबिंग वाली वीडियो देख लें। तो वो उसकी जो इंटरेस्ट आपकी इनकम आपने इन्वेस्टमेंट अपनी स्पाउस के नाम पे कर दिया है, उसकी इनकम को आपको अपनी इनकम में डिस्क्लोज करना चाहिए, क्लब करके डिस्क्लोज करना होता है अपनी रिटर्न में। अगर आप वो नहीं करते तो उसका भी नोटिस आपके पास आ सकता है।
कभी कभी क्या होता है कि हम फॉर्म गलत, इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म गलत चूज कर लेते हैं, डिफेक्टिव रिटर्न हो जाती है वो, कि भाई हमने फॉर्म नंबर हमारे एप्लीकेबल 2 है, हमने 3 में भर दिया, 3 है, 4 है, हमने फॉर्म गलत चूज कर लिया, तो उसके केस में डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस आ सकता है आपके पास। कभी कभी क्या होता है कि आप हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस करते हैं। मैं एग्जांपल के तौर पे दिखा देता हूं कि बता देता हूं आपको। जैसे मान लीजिए आपने प्रॉपर्टी कोई खरीदी, तो 30 लाख से ऊपर कोई प्रॉपर्टी की वैल्यू है जिसकी रजिस्ट्री वैल्यू 30 लाख से ऊपर आप कर रहे हैं, तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है सॉरी AIR के माध्यम से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाती हैं, या फिर एक्सक्यूज मी या फिर कोई क्रेडिट कार्ड पे आपने खर्चा किया 2 लाख रुपए से ज्यादा, 2 लाख रुपए से ज्यादा क्रेडिट कार्ड पे खर्चा किया है, कोई प्रॉपर्टी 30 लाख से ज्यादा की है, कोई आपने फॉरेन ट्रेवल किया है ये सारी इंफॉर्मेशन आपकी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास AIR के थ्रू जाती है। किसी कंपनी को आपने पेमेंट ज्यादा करी, ऐसे कई सारे रूल हैं जिसकी इंफॉर्मेशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या अदर कंपनीज ऑडिट वाली भी अपनी फॉर्म 61A वगैरह भर के AIR की इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स में भेजती है। उसके थ्रू आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट में पहुंच जाती है। तो अगर वो इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट में पहुंच गई है, तो उस इंफॉर्मेशन हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन है या कुछ है, उस इंफॉर्मेशन के बेस पे आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है, अगर वो इंफॉर्मेशन आपने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में डिस्क्लोज नहीं की है। कभी कभी क्या होता है कि कई बार आपकी इनकम टैक्स की रिटर्न जो है वो स्क्रूटनी के केस में सिलेक्ट हो जाती है, और स्क्रूटनी के केस में सिलेक्ट होने से आपको इनकम टैक्स का नोटिस आता है स्क्रूटनी का। अब स्क्रूटनी का इनकम टैक्स का नोटिस आने से भी वो भी एक किस्म से इनकम टैक्स का नोटिस है, लेकिन अगर आप ये जानना चाहते हैं कि स्क्रूटनी के नोटिस के आने के क्या क्या रीजन है, तो उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना के पोस्ट कर दूंगा। बाकी स्क्रूटनी के केस में आपको नोटिस आ सकता है। कभी कभी क्या होता है कि हमारा रिफंड बन रहा है और हमारे प्रीवियस ईयर में कुछ डिमांड निकली हुई है टैक्स की, अर्लियर ईयर्स में कई 3-4 सालों में कुछ डिमांड आ रही है, और इस साल जो हमारे करंट ईयर की हम ITR फाइल कर रही है उसमें रिफंड आ रहा है। तो वो रिफंड को वेट ए मिनट, सॉरी, हाँ, तो उस रिफंड को एडजस्ट करते हैं हम लोग। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या होता है कि उस रिफंड को कम करने के लिए, सॉरी, उस डिमांड को एडजस्ट करने के लिए आपका जो करंट ईयर का रिफंड बन रहा है उसमें से वो डिमांड एडजस्ट कर लेता है वो, लेकिन वो डिमांड एडजस्ट करने से पहले रिफंड का आपको एक नोटिस या इंटीमेशन भेजता है कि हम आपका ये जो है रिफंड जो है इसमें आपकी वो डिमांड एडजस्ट कर रहे हैं। तो एक इंटीमेशन इनकम टैक्स वाले वो भी देते हैं। कई बार क्या होता है कि लास्ट कुछ ईयर्स में हमने कोई टैक्स इवेजन किया है, तो टैक्स इवेजन का नोटिस अंडर सेक्शन 147 हमें आ जाता है कि हमने पीछे कोई कुछ पहले पुराने अर्लियर ईयर्स में कोई ना कोई टैक्स इवेजन किया हुआ है, तो उसका अंडर सेक्शन 147 नोटिस आता है, और ये नोटिस आने 6 साल के अंदर अंदर ये नोटिस आपके पास आ सकता है अंडर सेक्शन 147 कि आप पिछले 6 सालों में अगर आपने कोई टैक्स एस्केप किया हुआ है, टैक्स इवेजन किया हुआ है, तो वो 6 साल में इनकम टैक्स वाले आपको ये नोटिस भेज सकते हैं कि आप अंडर सेक्शन 147 लास्ट 6 सालों का नोटिस आपको भेज सकते हैं। कई बार क्या होता है कि कोई सैलरीड एम्प्लॉयड होते हैं, वो अपना जॉब चेंज कर लेते हैं ड्यूरिंग द ईयर, कि एक साल में वो 2 एम्प्लॉयर के पास जॉब कर रहे होते हैं,
इसमें और दोनों जगह वो बेसिक एग्जाम्पशन ले लेते हैं या अपनी 80 डिडक्शन ले लेते हैं, वो डबल हो जाता है उनका इफेक्ट। तो उस केस में क्या होता है कि जब वो आईटीआर फाइल कर रहे होते हैं खुद अगर सीए के थ्रू करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन कई बार कोई सैलरीड एम्प्लॉय खुद एम्प्लॉय जो होते हैं खुद फाइल करते हैं अपनी रिटर्न, और वो जितनी डिडक्शन उनके फॉर्म 16 में होती है वो एज इट इज वो उठा के ले लेते हैं। तो उस केस में उनकी टैक्स लायबिलिटी तो ज्यादा होती है, क्योंकि इनकम टैक्स तो आपका ये होता है ना कि भाई आप बेसिक एग्जाम्पशन या डिडक्शंस वो आपने डबल क्लेम कर ली, क्योंकि दोनों कंपनियों ने अपने फॉर्म 16 में वो आपको बेसिक एग्जाम्पशन और डिडक्शन दी होती है सारी चीजें। तो उस केस में एम्प्लॉइज को इतना आइडिया नहीं होता और वो रिटर्न फाइल कर देते हैं। अगर सीए के थ्रू करते हैं तो ये गलती नहीं होती, लेकिन उस केस में ये गलती एम्प्लॉइज से खुद फाइल करने में हो जाती है और वो इनकम टैक्स का नोटिस और डिमांड्स आ जाती है उस केस में। कई बार यही सेम एक और सिमिलर केस लेते हैं कि एम्प्लॉइज या कोई भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, उसमें उनका एफडी का इंटरेस्ट होता है, और एफडी के इंटरेस्ट में क्या होता है कि बैंक 10% टीडीएस काट देता है। बैंक 10% टीडीएस काट देता है और उनका मान लीजिए टैक्स स्लैब है 30% वाला। अगर टैक्स स्लैब 30% है और वो सोचते हैं कि हमारा तो बैंक ने टीडीएस काट दिया है तो हमें यह इंटरेस्ट इनकम एफडी का शो करने की जरूरत नहीं है, लेकिन गलत है, क्योंकि एफडी पे अगर टीडीएस कट गया या किसी भी चीज पे टीडीएस कट गया तो उसकी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी फॉर्म 26AS में आपकी आ जाती है, तो वो आपको डिस्क्लोज करनी ही पड़ेगी, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास उसका रिकॉर्ड ऑलरेडी पहुंच चुका है। और नाउ क्या होता है कि अगर आप नहीं दिखाते या दिखा भी देते हैं, या उसमें क्या होता है कि डिफरेंस जो आपको 20% जो है वो आपको टैक्स पे करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप 30% के स्लैब में है और टीडीएस सिर्फ 10% कटा है। तो मेरे हिसाब से मोटा मोटा जो है मैंने नोटिस आने के, हाँ एक और हो सकता है कि आपने कोई इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन या इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट कोई एसेट या इनकम वो आपने इनकरेक्ट फाइल करी है, कि भाई आप कोई भी एसेट या कोई अपना इनकम आपने इनकरेक्ट फाइल करी है, तो इस केस में भी आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। एक और मेरे दिमाग में चीज आ रही है कि अगर आपके पास कोई फॉरेन एसेट है या फॉरेन बैंक अकाउंट है, उसे आप इनकम टैक्स की रिटर्न में जरूर डिस्क्लोज करें, क्योंकि अगर आप डिस्क्लोज नहीं करते तो उस पे भी आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। आज की वीडियो थोड़ी सी 1-2 मिनट बड़ी जरूर है, लेकिन आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल है, और इसी के साथ ही मैं आज की वीडियो खत्म करता हूं। कोई जितने पॉइंट मेरे दिमाग में आए मैंने आपको बता दिए नोटिस आने के रीजन। हाँ, अगर आप कोई वीडियो मेरी देखना चाहते हैं कि स्क्रूटनी एक अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन आप अगर स्क्रूटनी के नोटिस आने के रीजन आप अगर जानना चाहते हैं तो आप मुझे एक बार व्हाट्सएप या कॉल कर दीजिए, मैं उस पर भी एक वीडियो बना के कि स्क्रूटनी के नोटिस आने के क्या क्या रीजन हो सकते हैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। तो इसी के साथ ही आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।